स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक जमाना था जब जियोपॉलिटिक्स का एपिसेंटर यूरोप हुआ करता था, लेकिन समय का पहिया घुमा और दुनिया ने एक नई करवट ली। देखा जाए तो यूरोप की बजाय अब जियोपॉलिटिक्स का एपिसेंटर इंडो पैसिफिक की ओर शिफ्ट हो गया और इस एपिसेंटर में इंडियन ओशन मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स का हॉटबेड बन चुका है। लोकल से लोकल और डिस्टेंट से डिस्टेंट पावर्स आज इस चेसबोर्ड पर अपना मोहरा चल रही हैं। ऐसे में आखिर रशिया ही क्यों पीछे रहे? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में इंडियन ओशन में रशिया की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। एग्जाम्पल के लिए 7 से 9 नवंबर के बीच रशिया ने अंडमान सी में म्यांमार के साथ अपनी लार्जेस्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म की। ये इतिहास में रशिया और म्यांमार की पहली नेवल एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज में रशियन पैसिफिक फ्लीट की 2 एंटी सबमरीन शिप्स एडमिरल ट्रिब्यूट्स और एडमिरल पेंटेलेवो के साथ म्यांमार की नेवी की एक फ्रिगेट और कॉवेट ने भाग लिया। म्यांमार के साथ इंड्रिल्स को भी कुछ ही दिन हुए थे कि सेम रशियन वॉरशिप को इसके बाद बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के चिट्टगांग पोर्ट पर डॉक किया गया। और दोस्तों, ऐसा 50 सालों में पहली बार हो रहा था। रशियन एम्बेसी ने इसको रशिया बांग्लादेश रिलेशंस के लिए एक ह्यूज माइलस्टोन करार दिया। इसके बाद नवंबर में ही इंडिया और रशिया ने भी बे ऑफ बंगाल में 2 दिन की नेवल ड्रिल पैसेज को कंडक्ट किया। सोर्सेज के मुताबिक रशिया सूडान में भी एक नेवल बेस प्लान कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस रीजन में रशिया के रिन्यूड इंटरेस्ट का कारण क्या है? दोस्तों, क्या यूरोपियन फ्रंट की तरह रशिया इंडियन ओशन में कोई नई प्लानिंग कर रहा है, या क्या इंडिया के बैकयार्ड में रशिया के प्लान्स इंडिया के रीजनल एम्बिशंस और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के IR सेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर समय में थोड़ा पीछे जाएं तो 1990s का दशक एक ऐसा दशक था जिसने जियोपॉलिटिक्स का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। देखा जाए तो 1990s का दशक वही दशक था जब USSR टूटकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और दुनिया के 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स के कोल्ड वॉर पर पूर्ण विराम लग गया। USSR के कोलैप्स के बाद रशिया के सुपर पावर स्टेटस पर सवाल उठने लगे। दोस्तों, आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के किसी भी डिस्कशन में स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स और स्पेशली वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स रशिया को एक डिक्लाइनिंग पावर की तरह देखते हैं। जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ है तभी से समय समय पर अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने रशिया को डाउनसाइज करते हुए उसके सुपर पावर स्टेटस को नकारा है। साल 2014 में प्रेसिडेंट ओबामा ने रशिया को मेनली एक रीजनल पावर कहकर डिसमिस किया। उसी साल एरिजोना के एक रिपब्लिकन सीनेटर ने रशिया को एक गैस स्टेशन बताया जो एक कंट्री होने का केवल दावा करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर रशिया को एक डिग्रेडिंग पावर की तरह पोर्ट्रे किया जाने लगा। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया इन सभी क्लेम्स को डिसमिस करता नजर आ रहा है। देखा जाए तो पिछले 2 साल से रशिया यूरोप में यूक्रेन के साथ वॉर में एंगेज था ही कि अब ये इंडियन ओशन में भी अपने फुटप्रिंट्स एक्सपेंड करता नजर आ रहा है। जब बात इस रीजन की होती है तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन ओशन एक जियो इकोनॉमिक हॉटस्पॉट और इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट का एक बेहद अहम हिस्सा है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस रीजन के अंदर और बाहर की कंट्रीज अलग अलग इंटरेस्ट से इस रीजन में अपने फुटप्रिंट्स एस्टेब्लिश करना चाहती हैं। मार्केट्स के एवेन्यूज से लेकर ग्लोबल ट्रेड रूट्स तक, नई और पुरानी टेरिटरी से लेकर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जैसे नॉर्मेटिव रीजन्स तक, हर कोई इस रीजन में अपना आधिपत्य स्थापित करने की रेस में है। यही वजह है कि इंडियन ओशन में एक से बढ़कर एक सुपर पावर्स की मिलिट्री का जमावड़ा लगा हुआ है। यही वजह है कि रशिया भी इस रीजन में अपने फुटप्रिंट्स को एक्सपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए रशियन नेवी ने साल 2005 से अरेबियन सी में एंटी पायरेसी पेट्रोल्स कर रही थी। हालांकि रशिया गल्फ ऑफ एडन के इंटरनेशनल ट्रांजिट कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। इस कॉरिडोर को इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस पायरेट से प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन तब भी वो यहाँ इंडिपेंडेंट पेट्रोल्स करता है। इसके अलावा इंडिया एंड रशिया यहाँ
बाइएनियल नेवल एक्सरसाइजेज इंदिरा कंडक्ट कर रहा है। इसके अलावा वेस्टर्न इंडियन ओशन में ईरान एंड चाइना के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज के साथ ही साथ रशिया इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स के साथ भी बायलैटरल एक्सरसाइजेज कर रहा है। दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं। इसमें सबसे पहला कारण यह है कि रशिया इंडियन ओशन रीजन में अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइजेज देशों के बीच पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक क्लोजनेस ब्रीड करती हैं। ऐसे में इन कंट्रीज के द्वारा रशिया को एक मिलिट्री पार्टनर के तौर पर एक्सेप्ट करना रशिया को इन देशों के करीब ला रहा था। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण यह है कि रशिया यूरोप की सदी की लॉन्गेस्ट रनिंग वॉर में ऑलरेडी एंगेज्ड है। ऐसे में वो नहीं चाहता कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर भी उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाए। इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज के साथ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेज रशिया के लिए और भी बेनिफिट्स ला रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सब रशिया को इस रीजन में उसका फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने में मदद कर रही है। हालांकि रशिया ने सी ऑफ जापान में चाइना और वेस्टर्न इंडियन ओशन में ईरान के साथ भी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज की हैं। इंडियन ओशन में चाइना एंड साउथ अफ्रीका के साथ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज के अलावा रशिया ने गल्फ ऑफ ओमान में चाइना एंड ईरान के साथ ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट की हैं। इन सब के अलावा रशिया म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट का भी एक बड़ा आर्म सप्लायर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रशिया इंडियन ओशन रीजन में चाइना की प्रेजेंस और इंडिया के कंसर्न्स को लेकर सेंसिटिव है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रशिया इंडिया और चाइना दोनों को ही अपना एलाई कंसीडर करता है और यही वजह है कि वो किसी एक के लिए दूसरे के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करना चाहता है। दोस्तों इसके अलावा एक्सरसाइजेस रशिया में मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए भी एडवर्टाइजमेंट का काम कर रही हैं। देखा जाए तो रशिया इंडिया समेत बहुत सी साउथ एशियन कंट्रीज का ओल्डेस्ट मिलिट्री सप्लायर रहा है। सिपरी रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ एशिया आर्म्स की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक है। भले ही रशियन मिलिट्री इंडस्ट्री आज ज्यादा इक्विपमेंट सेल करने की कंडीशन में ना हो, लेकिन मॉस्को साउथ एशिया में अपना ग्राउंड लूज नहीं करना चाहता है। इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी अपनी पार्टनरशिप्स में डाइवर्सिफिकेशन खोज रही हैं। एक और ये रीजनल कंट्रीज अपनी इकोनॉमीज को रोबस्ट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग चाहती है, जबकि दूसरी ओर एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन के ट्रेड, इकोनॉमिक एंड मार्केट रिलेवेंस के चलते उसका हिस्सा बनना चाहती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स के इंटरेस्ट इस रीजन की छोटी छोटी कंट्रीज को डाइवर्स चॉइसेस देती हैं। ये ऑफर्स उनको रीजनल एंड ग्लोबल पावर राइवलरीज से भी दूर रखने में मदद करती हैं। दोस्तों अगर हम इंडिया पर वापस आए तो ये रीजन इंडिया का स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है। एक मेजर पावर होने के नाते इंडिया इस रीजन को अपने ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के रूप में देखता है और इंडिया ने यहाँ अपने रीजनल पावर्स के स्टेटस को कायम रखते हुए अपने नेबर्स के लिए क्रेडिबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम किया है और इस रीजन में इंडिया के साथ कई कंपीटिंग पावर्स अपने स्टेक्स क्लेम करने में लगी हुई हैं। एक और यूएस, फ्रांस और यूरोप जैसी डिस्टेंट पावर्स हैं, वहीं दूसरी ओर इस रीजन में यूनिलैटरल हेगेमनी के सपने दिखाने वाला चाइना। ऐसे में सिचुएशन में रशिया की एंट्री इंडिया के लिए एक बड़ा डायलेमा बनकर आती है। हालांकि इंडिया ने इस रीजन में रशिया की प्रेजेंस को हमेशा पुश किया है। दोस्तों चाइना के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को काउंटर करने और रीजनल इंक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए इंडिया ने रशिया के फुटप्रिंट्स को हमेशा यहां पर वेलकम किया है। यहां तक कि अपनी एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी के तहत ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के अंदर आने वाला चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कनेक्टिविटी के जरिए रशियन फार ईस्ट में भी इंडिया ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है। साथ ही दोनों देश आज बे ऑफ बंगाल में एक ट्रांसशिपमेंट हब पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन ओशन में रशिया की मॉडेस्ट ओकेजनल प्रेजेंस तो ठीक है, लेकिन इसका एक्सेसिव इन्फ्लुएंस इस रीजन के सिक्योरिटी बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका ने भले ही कई बार इंडिया और रशिया की सिक्योरिटी ड्रिल्स पर सवाल उठाए हों, वहीं दूसरी ओर रशिया और चाइना की स्ट्रॉन्ग टाइज इस रीजन में रशिया चाइना के कोलैबोरेशन को इंडिया के लिए चैलेंज में तब्दील कर सकती है। यानी कुल मिलाकर ये सिचुएशन इंडिया के लिए एक बड़ा डायलेमा प्रेजेंट कर रही है। दोस्तों कोल्ड वॉर के दौरान तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के तहत दोनों में से किसी भी एक साइड को पिक करने से मना कर दिया था, लेकिन आज ऐसा मुमकिन है। आज रशिया यूएसएसआर के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक है। साथ ही 1991 के बाद इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के संबंध पहले से बेहतर हुए हैं। आज ये दोनों देश स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं और ये दोनों एक्टिवली इंडो पैसिफिक थिएटर में क्वाड जैसी ग्रुपिंग्स में साथ आकर चाइना के राइज को कंटेन कर रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन भी इंडिया का थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा आज इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। ऐसे में ना तो इंडिया कोल्ड वॉर की तरह दोनों ही साइड से दूर रहने की कोशिश कर सकता है और ना ही ये चाहकर भी कोई एक साइड पिक कर सकता है। देखा जाए तो रशिया काफी लंबे टाइम से इंडिया का एक टाइम टेस्टेड और रिलायबल पार्टनर रहा है। साथ ही इंडिया की लगभग 86% डिफेंस रिक्वायरमेंट्स रशिया ही पूरी करता है। साथ ही इंडिया रशिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट है और पिछले कुछ सालों में ये एक बायर सेलर के रिलेशनशिप से बढ़कर ज्वाइंट रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट के लेवल तक अपग्रेड हो चुका है। इसके एग्जाम्पल के रूप में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ज्वाइंट डेवलपमेंट है। दोस्तों डिफेंस के साथ साथ रशिया ने कई बार यूनाइटेड नेशंस में खुलकर कश्मीर इशू पर भारत को सपोर्ट किया है। इन सब के अलावा ब्रिक्स और एससीओ जैसे चाइनीज डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म्स पर भी इसने इंडिया के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है।
साथ ही रशिया यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है, इसलिए यूएनएससी की परमानेंट सीट के एम्बिशन में रशिया का सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसके अलावा इंडिया को एक एग्रेसिव चाइना को कंट्रोल करने के लिए यूएस और रशिया दोनों की ही बहुत जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पर यूएस ये चाहेगा कि इंडिया रशिया के साथ अपना मिलिट्री कोऑपरेशन कम करे, जबकि चाइना किसी भी सूरत में भारत के मिलिट्री पावर बिल्डअप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे में इंडिया रशियन प्रेजेंस को केवल तब तक ही वेलकम कर पाएगा जब तक वो उसके इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस को थ्रेटन नहीं करती है। यानी कुल मिलाकर रशिया भी बाकी सभी देशों की तरह ही एक सोवरेन नेशन है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन होकर काम करता है। और आज उसके इंटरेस्ट में यह है कि वो कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी इकोनॉमी और जियो पॉलिटिकल पोजिशन को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल पार्टनरशिप्स को बिल्ड करे। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में उसके रिन्यूड इंटरेस्ट से पता चलता है कि वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो कोई फेडिंग पावर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडिंग पावर है। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।